नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के 50 प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसका भाग 2 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आपने केमिस्ट्री के 50 प्रश्नों की सीरीज का भाग 1 नहीं देखा है तो उसको आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इसी की तरह हमने फिजिक्स और बायोलॉजी के भी 50-50 प्रश्नों के जो सेट हैं वो अपलोड कर दिए हैं। तो जो साइंस वाली प्लेलिस्ट बनाई गई है आपके ग्रुप डी की परीक्षा के लिए, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी साइंस के वीडियो को एक ही जगह पर देख सकते हैं। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से 50 बेहतरीन रसायन विज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिगरेट का जो लाइटर होता है इसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो मोटर गाड़ियों का जो इंजन होता है उसको ठंडा करने के लिए जो है रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडिएटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गोताखोरों के द्वारा सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र की गहराई में गोता लगाते हैं, तो उन गोताखोरों के द्वारा सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग जो है कार की बैटरी में किया जाता है? तो कार की बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये पूरा नाम आप याद रखिएगा। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी तरह जो एलपीजी होता है, और इसका पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो एलपीजी होता है इसका पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु की आपको पहचान करनी है। बेहतरीन प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पारा जो है और सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एक धातु है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, पारे को जो है क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। जो पारा होता है इसको जो है क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, क्विक सिल्वर। तथा पारा का जो अयस्क होता है क्या होता है? तो पारा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है सीने बार। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। सीने बार जो है पारा का सबसे महत्वपूर्ण एक अयस्क होता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑक्जेलिक एसिड होता है, जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने में किया जाता है। तो ऑप्शन ए आप याद रखिए। लाल और हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने की सबसे उपयुक्त विधि इसमें से कौन सी है? तो लाल और हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने की सबसे उपयुक्त विधि को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, या हिंदी में इसको कहा जाता है वर्णक्रमी। इस विधि के माध्यम से आप लाल और हरी इंक के मिश्रण को आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? किसकी खोज करी गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और इसमें से आपको पहचान करनी है सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु। कौन सा ऑप्शन जो है जिसमें सबसे हल्की और सबसे भारी धातु दी गई है उसकी आपको पहचान करनी है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम जो है सबसे हल्की धातु का एग्जाम्पल है, वहीं जो ऑस्मियम है यह सबसे भारी धातु हो जाएगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु है और सबसे भारी धातु आपकी हो जाएगी ऑस्मियम। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध जो मूल तत्व है वो हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन जो है सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध मूल तत्व है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आजकल यानी कि आजकल तो सफ़ेद लैंप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले जो है सड़क पर रोशनी के लिए जो है पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता था बहुतायत में। तो आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले सड़क पर रोशनी के लिए अलग अलग जगहों पर पीले लैंप प्रयोग में लाए जाते थे। तो जो पीला लैंप होता था इसमें किसका उपयोग होता था? तो पीले लैंपों में जो है सोडियम का प्रयोग होता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और शुद्ध सोना किसका कितने कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना है यह कितने कैरेट का होता है आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो शुद्ध सोना होता है यह 24 कैरेट होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 कैरेट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यहाँ पर भू प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में आप याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन है यह भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे अधिक मात्रा में भू प्रॉपर्टी पर पाया जाने वाला तत्व होता है सिलिकॉन। तो सेकंड नंबर पे सिलिकॉन का नंबर आता है। थर्ड नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। यहाँ पे तत्व की बात हो रही है भू प्रॉपर्टी पर। और उसके बाद आता है लोहा, चौथे नंबर पे आता है, यानी कि Fe आता है। लोहा को हम Fe के नाम जानते हैं। इसके अलावा पांचवें पे आपका कैल्शियम आता है। तो कम से कम 5 आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भू पटल या भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 5 तत्व कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे ऑक्सीजन आता है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आता है, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम आता है, चौथे पर Fe मतलब आयरन आता है और पांचवें पर आपका कैल्शियम आता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो सर्वाधिक मात्रा में भू पटल या भू प्रॉपर्टी में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। अभ्रक क्या होता है? तो अभ्रक को हम इंग्लिश में माइका कहते हैं, और जो अभ्रक है यह ऊष्मा का सुचालक एवं विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऊष्मा का सुचालक एवं विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है माइका यानी कि अभ्रक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस उद्योग में, किस इंडस्ट्री में अभ्रक यानी कि माइका कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो आप लोग याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो उद्योग होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि विद्युत का जो उद्योग होता है उसमें अभ्रक का जो प्रयोग है यह कच्चे माल के यानी कि रॉ मटेरियल के तौर पर किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित द्रव में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा द्रव हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी जो होता है यह ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, चांदी। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और एल्युमिनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट से। बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर जो लोहा का भार होता है यह बढ़ जाता है। आप लोग याद रखिएगा,
जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या होता है, यानी कि रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या कहते हैं? तो रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न आपके सामने है। पीतल जो है किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा एवं जस्ता की। याद रखना है आपको, तांबा एवं जस्ता की जो मिश्र धातु होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं पीतल। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पीतल को क्या कहा था? पीतल को जो है ब्रास हम कहते हैं इंग्लिश में, पीतल को ब्रास कहा जाता है। और पीतल जो है तांबा, यानी कि तांबा को हम कॉपर कहते हैं, कॉपर को हम सीयू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस जस्ता को हम क्या बोलते हैं? जस्ता को हम Zn यानी कि जिंक बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसी का मिश्रण होता है ब्रास यानी कि पीतल। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो अगर आपको धब्बा रहित लोहा बनाना है तो लोहे के साथ आप किस महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग करेंगे? तो क्रोमियम का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में ऑप्शन बी क्रोमियम का। अगला प्रश्न है, और स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है इसमें? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें जो है कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन की मात्रा को। ऑप्शन ए। टेफ्लॉन क्या होता है? तो टेफ्लॉन जो है फ्लोरोकार्बन होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपके सामने है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से निम्नलिखित में से क्या बनेगा? तो अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपलब्धता में जलाते हैं तब आपको प्राप्त होगा पानी, यानी कि H2O। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, पानी प्राप्त होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने भारी जल यानी कि जो हैवी वाटर है इसकी खोज करी थी? तो हेराल्ड यूरे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हेराल्ड यूरे के द्वारा जो है भारी जल का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किसे हम हास्य गैस या लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं? यहाँ पे लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? हास्य गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है इसको जो है हम हास्य गैस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो ए वाला है आपका यहाँ पे दिया गया है 100% सही हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो कम दाब पर ऑर्गन गैस। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कम दाब पर ऑर्गन गैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है मच्छर भगाने के लिए किया जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में से किसका उपयोग जो है मच्छर भगाने के लिए होता है? तो पायरेथ्रम का। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा, पायरेथ्रम का जो उपयोग है यह मच्छर भगाने के लिए किया। तो वही ऑप्शन बी आपका जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन का जो उपयोग है दर्द निवारक के रूप में होता है। दर्द निवारक के रूप में जो है मॉर्फिन का उपयोग होता है। एसीटोन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो नाखून पालिश को हटाने में जो है एसीटोन का उपयोग होता है। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। तथा जो फेनिल है इसका उपयोग घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। फेनिल का जो उपयोग है घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है नाखून पॉलिश हटाने के लिए किया जाता है? तो मैंने आपको अभी अभी बताया है, एसीटोन का जो उपयोग है यह नाखून पॉलिश को हटाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसीटोन। अगला प्रश्न है, मर्क्यूरिक सल्फाइड जिसको हम HgS के नाम से जानते हैं का प्रचलित नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का प्रचलित नाम है सिंदूर। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? सिंदूर। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो फिटकरी है, फिटकरी का जो यौगिक है, मतलब यौगिक नाम क्या है? तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट को हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट को जो है फिटकरी कहा जाता है।
वहीं लाल दवा को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो प्रचलित नाम है वह लाल दवा है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं जो आपका सोडियम थायोसल्फेट होता है, इसका प्रचलित नाम होता है हाइपो। तो ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, हाइपो जो है किसका प्रचलित नाम है, तो सोडियम थायोसल्फेट का जो प्रचलित नाम है वह हाइपो है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाल दवा किसका प्रचलित नाम है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रचलित नाम है लाल दवा। फिटकरी किसका प्रचलित नाम है, तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का प्रचलित नाम फिटकरी है। हाइपो किसका प्रचलित नाम है, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रचलित नाम हाइपो है। वहीं सिंदूर किसका प्रचलित नाम है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है मार्स गैस कहा जाता है, तो इसमें से मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को। मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और मीथेन को जो है मार्स गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है, तो डॉक्टरों के द्वारा जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका प्रयोग जो है हास्य एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस का उदाहरण है। तो यह जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है इसी का उपयोग जो डॉक्टर होते हैं ये एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस प्रतिशत मात्रा में वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशतता सबसे कम है, तो दिए गए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शन में वह कौन सी गैस है जो प्रतिशत के मामले में हमारे वायुमंडल में सबसे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है और यह सबसे कम हो जाएगी। पहले नंबर पे प्रतिशत के मामले में आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है लगभग हमारे वायुमंडल में 78% मौजूद है। वहीं उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन की मात्रा होती है लगभग 21% होती है ऑक्सीजन। फिर तीसरे नंबर पे आती है आपकी ऑर्गन गैस। ऑर्गन जो गैस होती है इसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गन गैस को AR से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऑर्गन गैस लगभग होती है हमारे वायुमंडल में 0.93%। वही चौथे नंबर पे आती है CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी मात्रा होती है 0.03% लगभग। तो इस हिसाब से सबसे कम हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुरू के चार आप याद रखिएगा, फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑर्गन, फोर्थ जो है आती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, तो हीलियम जो है गुब्बारे में भरी जाती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो वायुयान के टायरों में जो है भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रोजन जो गैस होती है इसका जो उपयोग है वायुयान के टायरों में जो है भरने में किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस का जो उपयोग है यह वायुयान के टायरों को भरने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फेल्सपार किसका अयस्क है, तो फेल्सपार जो है यह किसका अयस्क हो जाएगा, तो एल्युमिनियम का। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, एल्युमिनियम का। और सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो सोडियम जो है यह एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। तो इसको जो है किस में संचित रखा जाता है, तो इसको जो है मिट्टी के तेल में जो है संचित रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, सोडियम या जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है यह जलने लगती है। तो इसी कारण से इसको जो है मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, pH का जो निर्धारण है किसके द्वारा किया गया था, तो pH का जो निर्धारण है किया गया था लॉरेंट्ज सोरेनसन के द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है, जो अम्लीय घोल होता है इसका pH मान कितना होता है आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से कम। जो अम्लीय घोल होता है इसका pH मान जो है 7 से कम होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा,
7 से कम होता है अम्लीय घोल का पीएच मान। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। तो 7 से कम आपका अम्लीय हो जाएगा, 7 से कम आपका अम्लीय हो जाएगा। पीएच स्केल पर जिस भी सॉल्यूशन का, जिस भी विलयन का मान 7 से कम है तो वह विलयन आपका अम्लीय हो जाएगा। वहीं जिस सॉल्यूशन का यानी कि जिस भी विलयन का मान पीएच स्केल पर 7 से अधिक है तो वह जो विलयन है वह क्षारीय हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, और लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जो जंग लगती है ऑक्सीकरण के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। और नमी और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जो है यह अभिक्रिया करते हैं, और नमी और ऑक्सीजन के कारण ही जो है लोहे में जंग लगती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और लोहे में जंग लगने से लोहे का जो भार होता है वह बढ़ जाता है। तो इस अभिक्रिया को जो है हम ऑक्सीकरण कहते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान है यह हो जाएगा आपका 6.6, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध हल्का सा जो है अम्लीय होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उदासीन घोल का मान क्या होता है? तो 7 होता है उदासीन घोल। 7 से कम अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक आपका क्षारीय हो जाएगा, और 7 जो है आपका उदासीन होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम बार किसने कहा था? तो यह सर्वप्रथम बार कहा गया था आरहेनियस के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आरहेनियस ने सर्वप्रथम बार यह कहा था कि हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच मान मान लीजिए 6 है, तो यदि दूध खट्टा होगा तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? तो उसका पीएच मान जो है 6 से कम हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो उत्प्रेरक होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, ये ऐसा पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? तो जो कैटलिस्ट होते हैं, जो उत्प्रेरक होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, यानी कि परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित में क्या हो जाएगा? या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे, यानी कि परिवर्तित करेंगे उसके वेग को। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री के जो 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे आपके ग्रुप डी की परीक्षा के लिए, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।